गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने अमीनो अम्ल की जो रासायनिक रिएक्शंस होती हैं जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण और अमीनो ग्रुप के कारण होती हैं उनको देखा था। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर जो अमीनो अम्ल है वो अमीनो अम्ल किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम प्रोटीन। यहाँ पर जो अमीनो अम्ल होते हैं ये अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से किसका निर्माण कर लेते हैं? प्रोटीन का। तो यहां पर जो प्रोटीन निर्मित होती है ये प्रोटीन अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड सीरीज होती हैं। इसका मतलब एक लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, एक जटिल श्रृंखलाएं होती हैं जिनके द्वारा किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। यहां जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं ये अमीनो अम्ल आपको फर्स्ट में ही बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं और किसी किसी के अंदर सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। सभी के अंदर नहीं, कुछ अमीनो अम्लों में सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। मेनली किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। इसलिए किसके कैसे होते हैं? ये उच्च अणुभार वाले। इनका अणुभार कैसा होता है? उच्च अणुभार होता है। उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। कौन? प्रोटीन। और यहाँ पॉलीपेप्टाइड मिलकर के जो लंबी श्रृंखला बना रही है, वैसे भी स्टूडेंट्स जब एक लंबी कोई श्रृंखला होगी, कोई दीर्घ श्रृंखला होगी, तो जब उस दीर्घ श्रृंखला का हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, अणुभार देखेंगे तो वो अधिक ही आएगा। अब यहाँ प्रोटीन के अंदर बॉन्ड कौन कौन से पाए जाते हैं? अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड्स उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर कई प्रकार के बॉन्ड्स उपस्थित होते हैं। फर्स्ट बॉन्ड तो यही पाया जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पर मेनली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एमआरएनए की कोडिंग होती है, एमआरएनए की डिकोडिंग होती है, कोडिंग नहीं डिकोडिंग होती है, तो डिकोडिंग से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। राइबोसोम करता है कार्य। तो यहां पर एमआरएनए की डिकोडिंग से जिस प्रोटीन का निर्माण हो रहा है ये प्रोटीन कौन सी होती है? प्राइमरी प्रकार की। ये प्राइमरी प्रोटीन होती है और इस प्राइमरी प्रोटीन में ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। यहां पर ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो अब ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो स्टूडेंट्स यहां पर जो अमीनो अम्ल बनकर के रेडी हो रहे हैं, सॉरी जो बने हुए हैं अमीनो अम्ल, तो जो अमीनो अम्ल बने हुए हैं जो डिकोडिंग के अनुसार एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो देखो किसी भी अमीनो अम्ल के लिए हमने यही फॉर्मूला देखा था। अब यहां पर डिपेंड करता है NH2 और COOH कैसे जुड़ेगा, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे जुड़ेगा। तो यहां पर इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है और इधर अमीनो ग्रुप। क्यों? पहले वाले का अमीनो ग्रुप और दूसरे वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन दोनों के मध्य में यहां पर रिएक्शन होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां पर जल के अणु का ह्रास हो जाता है और जल के अणु का ह्रास होने के बाद में यहां अब यहां ये डबल बॉन्ड ना होकर के क्या होगा? यहां इनके मध्य बॉन्डिंग हो जाएगी, इनके मध्य में यहां पर बॉन्डिंग हो जाती है और इनके मध्य में बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड। इधर ये NH और इधर ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड।
अब ये श्रृंखला कितनी भी लंबी हो सकती है, यहाँ अमीनो अम्लों के मध्य में ये श्रृंखला कहीं कहीं तक भी हो सकती है, कितनी भी लंबी श्रृंखला हो सकती है। क्योंकि जैसे हम लोग बात करते हैं उसकी बात करते हैं इंसुलिन की, जो इंसुलिन होता है इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो अम्ल होते हैं। तो इंसुलिन की अगर ये सीरीज है तो यहाँ पर कौन से होंगे 51 अमीनो अम्ल होंगे। और कोई अमीनो अम्ल है सॉरी प्रोटीन है जिसके अंदर 51 से ज्यादा होते हैं, 61 होते हैं, 100 होते हैं, 150 होते हैं, तो ये कितनी होगी उतने ही अमीनो अम्ल की श्रृंखला होगी, उतने ही यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये होते हैं। अब यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है बॉन्ड तो इसको मोनो, 2 है तो डाइपेप्टाइड, 3 है तो ट्राइपेप्टाइड, 4 है तो टेट्रापेप्टाइड, और इससे अधिक है तो इसको क्या बोलते हैं हम पॉलीपेप्टाइड। टेट्रा से आगे है तो उसको बोलते हैं हम पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो पाए जाते हैं यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बनिक समूह के, जो कार्बनिक ग्रुप होते हैं, कार्बनिक ग्रुप के अणुओं के कारण, अणुओं या परमाणुओं के कारण। तो यहां जैसे कार्बनिक ग्रुप है, इस कार्बनिक ग्रुप के नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के कारण, किसी कार्बनिक ग्रुप में यहाँ पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन उपस्थित है तो इसके कारण तो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा अमीनो अम्ल पर, इसके कारण आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। दूसरा अमीनो अम्ल है जिसमें H+ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरे में हाइड्रोजन उपस्थित है तो इसके कारण आंशिक धनावेश आ जाएगा। ये आंशिक है, कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और यहाँ आंशिक धनावेश आ जाएगा। आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड को खूब पढ़ा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब अधिक 2 विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य में हाइड्रोजन आ जाता है तो वहां पर क्या बन जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन आ जाए या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से अमीनो अम्लों के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट जल विरागी बॉन्ड। जल विरागी बॉन्ड्स, जल विरागी बंध कौन से होते हैं? जो जल से दूर रहेंगे, जल स्नेही जो जल के पास रहते हैं, जल विरागी जो जल से दूर रहते हैं। तो ये बॉन्ड कौन से होते हैं? जो जल के अणुओं से, जल के अणुओं से या जल से दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। ये उन अमीनो अम्ल में उपस्थित होते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल जो जल के अणुओं से दूर रहना पसंद करते हैं। तो इनके मध्य में कौन से पाए जाते हैं? जल विरागी बंध पाए जाते हैं। यहाँ ये पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं अमीनो अम्लों की, कौन सी होती है? पार्श्व श्रृंखलाएं। इन पार्श्व श्रृंखलाओं में जल विरागी बॉन्ड उपस्थित होते हैं और इसी गुण के कारण यहाँ जो जल विरागी बॉन्ड पाए जा रहे हैं, इसी गुण के कारण स्टूडेंट्स अमीनो अम्लों में अब एक दूसरे से वलय की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे जल अगर कहीं पाया जा रहा है तो इनको दूर जाना, तो एक दूसरे से ऐसे घूमते हुए एक कॉइल के अंदर ये गोल हो जाते हैं। इसी वजह से अमीनो अम्लों के में एकत्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही वो गुण होता है जिसके कारण अमीनो अम्ल क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सहसंयोजी, सहसंयोजी
क्रॉस बॉन्ड, सहसंयोजी क्रॉस बॉन्ड। इस प्रकार के बंध वहां पाए जाते हैं जहां पर सल्फर युक्त अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, जहां पर सल्फर युक्त अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। जैसे कोई पेप्टाइड श्रृंखला आ रही है, पेप्टाइड सीरीज आ रही है, श्रृंखला आ रही है, ये पेप्टाइड श्रृंखला के अंदर ऐसे लूप बन गया। अब यहां पर ये लूप बन के यहां दूसरा अमीनो अम्ल उपस्थित है। अब ये अमीनो अम्ल कौन सा है? सल्फर युक्त। तो स्टूडेंट्स, इस लूप के साथ में जो यहाँ लूप उपस्थित है, इस लूप के साथ में जो ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर बंध का निर्माण कर लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? डाई सल्फाइड बंध, डाई सल्फाइड बंध। तो यहाँ पर डाई सल्फाइड बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पेप्टाइड श्रृंखला में बने हुए लूप अगर सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के पास आ जाते हैं तो यहाँ पर सहसंयोजी क्रॉस बॉन्ड कहें या फिर डाई सल्फाइड बॉन्ड कहें का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज, इंसुलिन, इंसुलिन, प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन, प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन कौन सी होती है? आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, इनको बोलते हैं प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन। इनके अंदर सहसंयोजी क्रॉस बॉन्ड पाए जाते हैं या फिर कहें कि डाई सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर सल्फर युक्त अमीनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, केमिस्ट्री में आप लोगों ने बॉन्ड फॉर्मेशन खूब पढ़ा है, इन बॉन्डों को भी खूब पढ़ा है। तो आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं? जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आवेश उपस्थित हों, पॉजिटिव आवेश भी उपस्थित हो और नेगेटिव आवेश भी उपस्थित हो। जैसे एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या उपस्थित हो? कार्बोक्सिलेट। एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बोक्सिलेट उपस्थित है और दूसरे अमीनो अम्ल का अमीनो ग्रुप किस में बदल जाए? एमिनो ग्रुप में। तो यहाँ पॉजिटिव आयन और यहाँ नेगेटिव आयन, तो इनके मध्य में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा? आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड में क्या होता है? ये नेगेटिव शो करता है। नेगेटिव शो किसकी वजह से कर रहा है? कार्बोक्सिलेट की वजह से। और जो लाइसिन होता है, ये लाइसिन होता है, ये पॉजिटिव शो करता है। किसकी वजह से? इसकी वजह से NH3 आएगा, ये अमोनियम की वजह से। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो किस प्रकार का होगा? आयनिक प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ये वो जो बंध हैं जो प्रोटीन निर्माण में हेल्प करते हैं या फिर कहें कि अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना, जब हम प्रोटीन की संरचना की बात करते हैं तो हमको पता है कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन अमीनो अम्लों से बनी हुई एक सीधी श्रृंखलाएं होती हैं। अब इन सीधी श्रृंखलाओं में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं, किस प्रकार से प्रेजेंट हैं, अब ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ में किस प्रकार अरेंज हो रहे हैं, तो उसके आधार पर हम यहाँ पर प्रोटीन की संरचना की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अमीनो अम्ल हैं, ये अमीनो अम्ल कितनी संख्या में मिलकर के, संख्या भी पता होनी चाहिए कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इंसुलिन जो होता है वो 51 अमीनो अम्ल का बना होता है।
यहाँ अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, इनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कौन से हैं, बॉन्ड्स कौन से हैं, और ये बॉन्ड्स का एक दूसरे के साथ में विन्यास कैसा है, ये सभी मिलकर के यहाँ प्रोटीन की संरचना का निर्धारण करते हैं। और जो प्रोटीन की संरचना को पढ़ते हैं वो हम 4 प्रकार की प्रोटीन पढ़ते हैं। अमीनो अम्ल की संख्या, सभी जितनी भी प्रोटीन होंगी सभी के अंदर अलग अलग पाई जाएगी, कभी किसी भी प्रोटीन में समान नहीं मिलेगी, और समान अगर मिल भी गई तो वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, उनका विन्यास अलग मिलेगा। तो यहाँ पर प्रत्येक जो प्रोटीन होती है एक दूसरे से कैसी होती है, डिफरेंट। जैसे ह्यूमंस में कहें या फिर किसी भी एनिमल प्राणी में कहें कि डीएनए सभी के अंदर अलग अलग पाया जाता है, तो वैसे ही यहाँ प्रोटीन का है, प्रोटीन का विन्यास अलग मिलेगा, प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या अलग मिलेगी। तो यहाँ पर जो प्रोटीन होती है वो 4 प्रकार की होती है, प्राथमिक प्रकार की, द्वितीयक प्रकार की, तृतीयक प्रकार की और चतुर्थ प्रकार की, 4 प्रकार की प्रोटीन होती है। तो फर्स्ट देखते हैं हम प्राथमिक प्रकार की। प्राथमिक प्रकार की प्रोटीन, जो प्राइमरी प्रकार की प्रोटीन होती है, इस प्राइमरी प्रकार की प्रोटीन में सहसंयोजी, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड उपस्थित होते हैं। सहसंयोजी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स उपस्थित होते हैं। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आप लोगों को, जब एमआरएनए की डिकोडिंग हो रही होती है तो उस वक्त जिस प्रोटीन का निर्माण होता है वो प्रोटीन कौन सी होती है, प्राथमिक प्रकार की होती है, जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सहसंयोजी पॉलीपेप्टाइड, क्रॉस बॉन्ड नहीं, क्रॉस बात नहीं कर रही मैं, तो सहसंयोजी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो सबसे सिंपल प्रकार की होती है और सबसे पहले निर्मित प्रोटीन होती है, क्योंकि आगे इसके अंदर जो भी विन्यास उपस्थित होना है, जो भी इसके अंदर अंतर आने हैं, जो भी कॉइलिंग होनी है वो इसी प्रोटीन के अंदर होगी। यहीं पर अलग बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले जो निर्मित होती है वो प्राइमरी प्रकार की होती है, आवश्यकता के अनुसार इसको द्वितीयक तृतीयक प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये सहसंयोजी पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है, ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में हम जब अमीनो अम्ल को देखते हैं प्रोटीन में, मान लिया ये प्रोटीन की कोई श्रृंखला है जिसमें बहुत सारे अमीनो अम्ल प्रेजेंट है, तो अब इस श्रृंखला में अगर हमको अमीनो अम्ल की संख्या गिननी है तो ये संख्या कैसे काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ n सिरे से करते हैं, अमीनो अम्ल की संख्या को काउंट किससे करते हैं, n सिरे से, और कहां तक करते हैं, c सिरे तक, c सिरे तक। अब ये n सिरा क्या होता है, ये चीज बताई थी अभी मैंने, यहां ये जो चीज है ये कहलाता है n सिरा। और लास्ट अमीनो अम्ल की, जो लास्ट अमीनो अम्ल है उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है लास्ट, वो कहलाता है सी सिरा। तो यहाँ पर जो प्रथम अमीनो अम्ल है उसके NH2 के आधार पर, अमीनो ग्रुप के आधार पर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और लास्ट के कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ ये एन सिरा कहलाएगा जो अमीनो ग्रुप वाला सिरा होता है, और यहाँ पर अमीनो अम्ल का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर सी सिरा कहलाता है। तो यहाँ इसकी गिनती एन सिरे से कहाँ की जाती है, अमीनो अम्ल की सी सिरे तक की जाती है। नेक्स्ट, द्वितीयक प्रकार की प्रोटीन, द्वितीयक प्रकार की प्रोटीन, जो द्वितीयक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, इस द्वितीयक प्रकार की प्रोटीन में रेखिक श्रृंखलाएं होती हैं, रेखिक श्रृंखलाएं होती हैं। इन रेखिक श्रृंखलाओं में वलयन उपस्थित होते हैं, कॉइलिंग उपस्थित होती है।
तो ये रेखिक श्रृंखलाएं कैसे उपस्थित हैं? इन श्रृंखलाओं में वलयन कॉलिंग किस प्रकार से प्रेजेंट है? तो इनकी स्थिति के आधार पर फिर इनमें बॉन्ड्स बनेंगे, यहाँ पर फिर बॉन्ड्स उपस्थित होंगे। तो ये बॉन्ड्स किस प्रकार से बन रहे हैं एक दूसरे के बीच में? तो इस आधार पर जो द्वितीयक प्रोटीन होती है, ये द्वितीयक प्रोटीन जो संरचना बनाती है सामान्य तौर पर, जो वो संरचना होती है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। लेकिन यहाँ में बॉन्ड फॉर्मेशन के आधार पर रेखिक श्रृंखलाओं में बॉन्ड किस प्रकार से बन रहे हैं, उसके आधार पर द्वितीयक प्रोटीन को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहली होती है कुंडलित संरचना, कुंडलित संरचना। दूसरी होती है प्लीट सीट, और तीसरी होती है अनियमित प्रकार की, अनियमित प्रकार की। अब यहां बॉन्ड्स के आधार पर कैसे है, देखिए जब बात कर रहे हैं कुंडलित संरचना की, कुंडलित संरचना की स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या फिर कहें जो बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग होती है एक श्रृंखला में, एक श्रृंखला में। और एक श्रृंखला में हो रही है तो एक अमीनो अम्ल, एक ही श्रृंखला का एक अमीनो अम्ल का अमीनो ग्रुप होगा और दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इनके मध्य में यहां पर बॉन्डिंग होती है। तो देखिए फर्स्ट कुंडलित प्रकार की में सॉरी COOH, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोनों अमीनो अम्ल को। तो यहाँ पर एक अमीनो अम्ल का तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरे अमीनो अम्ल का क्या है, अमीनो ग्रुप है। तो यहाँ जल का अणु निकल जाएगा। ऐसे आगे भी लिख सकते हैं। ये श्रृंखला आगे तक जा सकती है, ऐसे ही यहां से निकल जाएगा। तो क्या बनेगी संरचना, तो यहां बन गए बॉन्ड, बॉन्डिंग हो गई। तो एक ही सीरीज के मध्य बॉन्डिंग हो रही है। अगर एक ही श्रृंखला के दो अमीनो अम्लों के मध्य में बॉन्डिंग होकर के किसका निर्माण हो रहा है, द्वितीयक प्रकार की प्रोटीन का। यहाँ पर ऐसा नहीं है पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का भी निर्माण हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का भी निर्माण हो सकता है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ में। तो वो संरचना कहलाती है कुंडलित संरचना। प्लीट सीट में क्या होगा, प्लीट सीट में जो बॉन्डिंग होती है, ये जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग दो सीरीज के मध्य होती है, दो श्रृंखलाओं के मध्य होती है, दो श्रृंखलाओं के मध्य। इसका मतलब एक श्रृंखला का के एमिनो अम्ल का एमिनो ग्रुप होगा और दूसरी श्रृंखला के एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मध्य में बॉन्डिंग होगी। तो यहां अगर इस प्रकार की बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, किस प्रकार से होगी, एक सीरीज ये जा रही है, दूसरी सीरीज
अब इनके मध्य बॉन्डिंग होगी। इनके मध्य बॉन्डिंग कैसे होगी स्टूडेंट्स, देखिए इसको थोड़ा सा आप घुमा दें। ये तो हमने नॉर्मल जो थी हमने वही लिख दी। अब इसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं। इस एमिनो अम्ल को हमने ऐसे घुमा दिया, बीच वाले को घुमाते हैं। देखिए यहां हमने COOH कर दिया, और यहां NH2। इसको थोड़ा सा हमने घुमा दिया क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन समझाना है आपको। COH। अब यहां से वही प्रोसेस, जल का अणु निकल जाएगा इधर से, सॉरी, जल का अणु निकल जाएगा। और जल का अणु निकलने के बाद में ये एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़ जाएंगे, जैसे ऊपर जुड़ रहे थे, NH C डबल बॉन्ड O, और इनके मध्य में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही इसको घुमा दें, C डबल बॉन्ड O NH2H और R, इनके मध्य में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां R ग्रुप, अगर कोई अन्य ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें N और O उपस्थित हैं, तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव आ गए तो यहां पर फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अगर यहाँ पर कोई ऐसा अमीनो अम्ल प्रेजेंट है जिसमें सल्फर उपस्थित है, तो यहाँ पर सल्फाइड बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ किसी भी प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। तो मेनली एक सीरीज की ये है, दूसरी सीरीज ये है, दोनों अलग अलग सीरीज के मध्य में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो इस प्रकार से जो निर्मित होती है वो क्या होती है, प्लीट शीट संरचना होती है द्वितीयक प्रकार की प्रोटीन की। यहाँ दो श्रृंखलाओं के मध्य बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जो अनियमित प्रकार की होती है, थर्ड प्रकार की, यहाँ अनियमित प्रकार की में कोई फिक्स नहीं होता है। अनियमित प्रकार की में किसी भी प्रकार से बॉन्डिंग हो सकती है, कहीं भी कैसे भी बॉन्डिंग हो सकती है। इस लाइन में भी आपस में बॉन्डिंग हो सकती है, एक दूसरे में भी हो सकती है, अगर और कोई श्रृंखला है तो वहां भी हो सकती है। तो यहाँ किसी भी प्रकार से कोई फिक्स बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ भी किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड कौन से होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दो प्रकार के बॉन्ड यहाँ पर मिलते हैं, जो अभी मैंने बताए थे आपको, ये आगे के बताए थे तृतीयक और चतुर्थ संरचना वाले, क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ऐसे ही होगा एक दूसरे के साथ में क्रॉस। तो यहाँ पर केवल दो ही प्रकार के बॉन्ड पाए जा रहे हैं, इसीलिए तो इसको द्वितीय प्रकार के कह रहे हैं हम। तो यहाँ पर अनियमित प्रकार की में जो बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग फिक्स नहीं होती है। कैसे होती है, अनियमित प्रकार से, अनियमित प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो द्वितीयक प्रकार की प्रोटीन होती है, ये द्वितीयक प्रकार की प्रोटीन बॉन्डिंग के आधार पर कैसी पाई जाती है, तीन प्रकार की पाई जाती है। कुंडलित में एक ही सीरीज के अंदर होंगे, प्लीट शीट में दो अलग अलग सीरीज के मध्य में बॉन्ड बनेंगे, और अनियमित में अलग अलग में भी बन सकते हैं और एक में भी बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।